विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारत की सरकार का और नागरिक विमानन मंत्रालय का और AIBB का, जिसने अपनी प्रारंभिक प्रतिवेदन देश के समक्ष और दुनिया के समक्ष रख दिया है और जो 1 माह का कार्य अवधि था उसके भीतर रख दिया है। इसलिए बड़ा विश्वास है देश की सरकार और देश के तंत्र पर, जिन्होंने ये प्रतिवेदन रख दिया है। और ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है और इसमें कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए गए हैं जिसमें पूरे घटनाक्रम में विमान में क्या तकनीकी कारण थे जिसके कारण ये दुर्घटना हुई और कप्तानों ने क्या क्या कदम उठाए और क्या क्या परिस्थितियां थीं, उसके बारे में पूरी तौर से उल्लेख किया है। और इसमें प्रारंभिक रूप से जो प्रतिवेदन AIBB का प्राप्त हुआ है उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विमान के भीतर जो इंजन स्टार्ट करने का जो स्विच होता है, बोइंग का कुछ अलग होता है, एयरबस का कुछ अलग होता है। बोइंग में फ्यूल कंट्रोल स्विच जिसे कहते हैं, उसे ऑन करने के साथ साथ इंजन स्टार्ट होता है। एयरबस में ये इंजन 1 और इंजन 2 के रूप में स्टार्ट होता है। अगर 320 विमान की बात करें, हम यहां बात कर रहे हैं बोइंग 747 ड्रीम लाइनर की, जिसके दुर्घटना के कारण इतनी बड़ी हादसा अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट की हुई है। जो प्रारंभिक प्रतिवेदन है, विमान उड़ने के लिए एक प्रारंभिक दौड़ और स्पीड होता है जिसको हम लोग रोटेशन स्पीड कहते हैं, V1, VR, V2। और इसमें स्पष्ट रूप से विमान V1 स्पीड पर गया है जो प्रारंभिक दौड़ का स्पीड होता है, V2 पर गया है और उसके पश्चात रोटेशन का भी स्पीड उसे प्राप्त हुआ है और विमान आसमान में सामान्य रूप से उड़ गया है। विमान 180 नॉट के गति तक भी पहुंच गया है। ये प्रारंभिक रूप से दिखाता है कि विमान अपने प्रारंभिक चरण में यात्रा और उड़ान के लिए पूरी तरह से सक्षम था। उसके पश्चात इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि कुछ क्षण के बाद कप्तान, और इसमें मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस विमान में जो प्रतिवेदन में दिया गया है, को पायलट इस विमान में पायलट फ्लाइंग था और कमांडर पायलट मॉनिटरिंग था। स्पष्ट रूप से यह आपको समझना होगा, दोनों कप्तानों की उड़ानी की क्षमता बराबर होती है। एक विमान का वरिष्ठ होता है और एक विमान का कनीय होता है, लेकिन दोनों, जिसे हम आप अपने शब्दों में को पायलट कहते हैं, आज कोई को पायलट नहीं होता है। एक पायलट फ्लाइंग होता है और एक पायलट मॉनिटरिंग होता है। इस समय जो कनीय कप्तान था वो पायलट फ्लाइंग था और उससे भी बड़ी जिम्मेवारी होती है पायलट मॉनिटरिंग। इस प्रतिवेदन के अनुसार कैप्टन सब्रवाल पायलट मॉनिटरिंग थे। टेक ऑफ पायलट फ्लाइंग यानी कि को पायलट के पास था, जो सामान्य रूप से प्रत्येक दिन हर विमान में होता है। एक सेक्टर में एक व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है और दूसरे सेक्टर में दूसरा व्यक्ति पायलट फ्लाइंग होता है। ये प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से मान्य है और ये विषय कई बार इसमें उठ सकता है कि आप ये कहेंगे कि पायलट, छोटा पायलट क्यों उड़ा रहा था। इस तथ्य को हमेशा के लिए आप खत्म कर दें। दोनों विमान कप्तानों की क्षमता बराबर होती है उड़ान भरने के लिए। इसमें जो तथ्य आए हैं, जो फ्यूल कंट्रोल स्विच है, क्रैश के बाद जो AIBB ने पता लगाया है और देखा है, दोनों फ्यूल स्विच ऑन पोजीशन में थे, यानी कि अपनी जगह पर थे जहां उन्हें होना चाहिए विमान चलाने के लिए। लेकिन कुछ तथ्य उसके प्रारंभिक तौर पर हैं जो इस बात को इंडिकेट करता है
कि पायलट ने अपने इंजन के पावर को कम होते हुए देखा है। मैं फिर से दोहरा दूंगा कि पायलट उड़ान भरने के समय कप्तानों ने इंजन की पावर को कम होते हुए देखा है और रिपोर्ट में इसे फ्यूल से इसे तेल से जोड़ा गया है जो इंजन स्टार्ट करने में होता है। जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो दो संभावनाएं, ऐसा लगता है कि दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए। फ्लेम आउट का मतलब होता है, वैमानिक शब्दों में उसे फ्लेम आउट कहते हैं, लेकिन सामान्य शब्दों में इसे कहते हैं कि इंजन बंद हो गया। और जब यह होता है तो दो संभावनाएं होती हैं और हर विमान में एक रिडंडेंसी होता है कि अगर ऐसा होगा तो ये कदम विमान या तो स्वतः करेगा, जो उसके कंप्यूटर करेंगे, और या तो कप्तान करेगा। यहां जो एसओएस इमरजेंसी के लिए होता है कि बोथ इंजन्स फ्लेम आउट। हम फिर से आपको रिपीट करेंगे, दोनों इंजन जब बंद होते हैं तो बोइंग में कप्तानों का मेमोरी आइटम होता है, बहुत कम समय होता है, वो सिर्फ याददाश्त से किया जाता है और इसका प्रशिक्षण लगातार किया जाता है। और उसमें दो यहां पर स्थिति थी। जो दूसरा एक इमरजेंसी होता है वो रैट डिप्लॉयमेंट। पहला है कि जब मेमोरी आइटम, उसमें यह करना होता है बोइंग में, एयरबस में यह नहीं करना पड़ता। एयरबस में यह अपने आप होता है। बोइंग में विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड कप्तान को जब लगता है कि मेरा इंजन फ्लेम आउट हुआ, वो दोनों स्विच को ऑफ करता है और वापस फिर ऑन करता है। तो उसी समय जो उसका कंप्यूटर है वो इस कमांड को लेता है और फिर से इंजन स्टार्ट करने लगता है। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है कि एक इंजन वापस स्टार्ट होने लगा है और दूसरा इंजन स्टार्ट होते होते उसे कुछ वक्त लग रहा था। तो यह स्पष्ट है कि फिर से इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है और यह इंजन स्टार्ट हुआ। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और सामने में, क्योंकि ये तो बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में कि एयरपोर्ट के सामने भवनों के निर्माण पर जो ये चर्चा है उसको हम अलग से लेंगे। और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। मेडे मेडे मेडे, यानी कि मैं अब मेरी अंतिम प्रयास है, मैं मौत से जूझ रहा हूं, और अंतिम संवाद करके वो विमान क्रैश कर गया है। तो सिर्फ दो तथ्य, इंजन फ्लेम आउट हुआ है, यह तथ्य इसमें दिया गया, यानी कि टेक ऑफ के समय इंजन फ्लेम आउट हो गया। जो सामान्य रूप से प्रतिवेदन में दिया गया है कि 2018 में, उसका भी इंटरप्रिटेशन आपको समझना होगा। 2018 में एफएए उसने एक डायरेक्टिव इशू किया था कि जो स्विच उठा करके हम लोग ऑन करते हैं ये कई बार अपने आप से वापस लौट जाता है, जो डिटेंट कहते हैं। उस स्विच को उठा करके हम ऑन करते हैं तो दोनों इंजन, ऐसा हो सकता है। एक एडवाइजरी था, लेकिन वो एक ऐसा एडवाइजरी था जो सामान्य रूप से उसकी कोई जरूरत नहीं थी कि उसमें कोई सुधार की जाए, ऐसा मानना है। तो नंबर एक तथ्य यह है कि विमान उड़ा है, दोनों इंजन पूरी ताकत के साथ उड़े हैं और उसके पश्चात इंजन के दोनों इंजन बंद हुए हैं, फ्लेम आउट किए हैं। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने और को पायलट ने, जो दूसरे सह कप्तान थे, उन्होंने अपने हुनर से उस वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। तो कट ऑफ, रन और कट ऑफ, तो इसका मतलब है उन्होंने जो प्रतिवेदन में है कट ऑफ करके फिर से वापस रन किया, विमान फिर से उड़ा। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि विमान उड़ने के बाद फ्लेम आउट क्यों हुआ है। क्योंकि एक ये अगर आसमान में होता, 5000 फीट की ऊंचाई पर होता, 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता, 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता, तो इंजन अगर दोनों बंद होंगे तो हम ये एक्शन लेंगे और हमारा फेडेक जो कंप्यूटर है वो उसको रेस्टोर कर देता। लेकिन इस 400 फीट में जब तक कप्तान उसे देखे, इंजन स्टॉल का इंडिकेशंस आए, इंजन
स्पूल डाउन करे और उसके बाद वो देख के प्रयास करे तो शायद ये ऊंचाई नहीं है। तथ्य यही है, दुर्घटना बहुत बड़ा हादसा है, तथ्य उभर के आ रहे हैं और इसके अन्य उत्तर समय के साथ ही विमान कंपनियां, ऑपरेटर, AIBB, DGCA ही दे सकता है। उस पर मेरी कोई टिप्पणी